नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 18 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। वैसे तो संडे और सैटरडे को एग्जाम नहीं होती है, लेकिन इस बार है। तो सेकेंड शिफ्ट की भी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एग्जाम की जो लेवल है खास करके जीके जीएस की, वो पुराने ग्रुप डी जैसे आप 4 साल बैक जाएंगे उस प्रकार के ग्रुप डी की जो है क्वेश्चन जैसे आता था वैसे अब आने लगा है कल के थर्ड शिफ्ट में और आज के इस शिफ्ट में। जैसे कि पहले जो था कि साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता था, यहाँ पे साइंस की वेटेज कम कर दिया गया है। कुल मिला के 12 से 14 क्वेश्चन तीनों स्ट्रीम से रहता है। बाद बाकी पॉलिटिक्स ये सबसे क्वेश्चन काफ़ी आने लगा है, तो आपको देखना चाहिए सभी विषयों को, ठीक है। वैसे जो पीडीएफ देता हूँ उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर रहता है, और हाँ जो क्वेश्चन टकराए उसके एक्स्ट्रा फैक्ट फिर से रिटेन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पीडीएफ में मैं पहले ही दे चुका हूँ। अगर जो नए जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था गोंडवाना क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है गोंडवाना क्षेत्र, ठीक है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना एक्सप्रेस भी चलता है, ठीक है। और भारत भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, ठीक है। भारत किस लैंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दो प्रकार के लैंड है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो भारत जो है आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है पेंजिया पतन के बाद, ठीक है। इसी पर ही एक मैं और समझा देता हूं कि जो हिमालय पर्वत है आजकल, जहां पे हिमालय पर्वत है, कभी प्राचीन काल में वहां पे टेथीज सागर हुआ करता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जो है इतिहास कह रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर छपेगा। आज गोंडवाना लैंड छपा है तो ये छपेगा जरूर, ठीक है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहेगा तो मध्य प्रदेश से अलग भी हो जाएगा, कई हिस्सों में बटे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ गोंडवाना क्षेत्र पूछा गया था, और एक अलग से पूछा गया था कि सबसे अधिक कोयला का उत्पादन, जो रिपीट किया गया प्रश्न है, मैंने यहाँ नहीं रखा है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन अगर प्रोडक्शन के आधार पे जो करंट ईयर की बात करेगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। वैसे खाली जनरल वे में पूछा जाएगा कोयला सबसे अधिक कहाँ होता है, तो झारखंड हो जाएगा। आई होप आप दोनों बात समझ गए होंगे। एक प्रश्न पूछा गया था स्वतंत्रता, समानता, मानव बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। इसे कौन नहीं जानता है। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में अटैच हुआ था वहां के संविधान में, और वहीं से लिया गया है ये स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व का नारा, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का देन है। एक प्रश्न आया था मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं। आज संविधान से 3 प्रश्न आए हैं, आप तीनों प्रश्न देखेंगे और तीनों प्रश्न का मैं जो है जिक्र किया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, सब दिन बताता हूं। अमेरिका से लिए गए हैं। कितने हैं, 6 हैं। पहले कितने थे, 7 थे। कौन सा हटा, संपत्ति के अधिकार हटा। कब हटा, 1978 में हटा। कौन से संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार आजकल संविधान में कहाँ है, तो आर्टिकल 300 के क में है। किस प्रकार का अधिकार है, विधिक या कानूनी अधिकार है। कहां से कहां तक आर्टिकल है मौलिक अधिकार का, 1235 है। 12 से 35 है। कौन से भाग में है, भाग 3 में है। तो इतनी बात तो सब दिन मौखिक रूप से बताते हैं जहां भी मौलिक अधिकार आया है ना। तो आई होप नहीं छूटा होगा। एक प्रश्न आया था कि झारखंड में आदिवासियों के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो वहां पे झारखंड में एक से अधिक आदिवासी के द्वारा त्योहार मनाया जाता है, लेकिन एक ऑप्शन जो है सरहुल था। तो ये सरहुल जो पर्व है ये आपका झारखंड में ही मनाया जाता है ट्राइबों के द्वारा। तो यहाँ पे सरहुल ही राइट आंसर करके आना था। वैसे 6 भी है झारखंड का, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आया था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता कौन है। देख लीजिएगा अपने तरफ से जो मैं वीडियो दिया हूँ, अपने तरफ से जो गेस करके वीडियो देता था जिस दिन एग्जाम नहीं होता था, उसके थंबनेल पे भी ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और याद करने का मैंने तरीका भी सिखाया है इसका। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता कौन रहे थे, न्यूजीलैंड। और यही तरीका सिखाया था कि जो उप विजेता रहे थे पुरुष वाले में, वही 2022 जो महिला वर्ल्ड कप हुए यहीं पर ये जो आयोजन किया गया था। तो 2022 के जो महिला वर्ल्ड कप हुई T20 वाली, ये आपका आयोजित कहाँ हुआ, न्यूजीलैंड में। और 2021 में जो पुरुष वाला T20 वर्ल्ड कप हुआ ये कहाँ हुआ था, यूएई और ओमान में। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता न्यूजीलैंड। और महिला वाला वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होती है, न्यूजीलैंड में। वो भी कौन जीतता है, ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखना है। भारत कब जीते हैं, एक ही बार जीते हैं, 2007 में। 2007 में ही जीते हैं, और 2 बार मेन वाला जीता है भारत वर्ल्ड कप। एक बार 1983 में जीता है कपिल देव के समय, और एक बार 2011 में जीते हैं महेंद्र सिंह धोनी के समय। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। धोनी के बारे में कहा जाता है तीनों ट्रॉफी के विजेता वाला भारतीय कप्तान कौन है, तो धोनी है। कौन कौन सी तीनों ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न और क्रिकेट से आ गया था। क्रिकेट को कभी नहीं छोड़ रहा है, मैं पहले दिन ही बताया था। जब भी टीसीएस क्वेश्चन सेट करेगा, क्रिकेट और आर्ट एंड कल्चर इसका पसंदीदा क्षेत्र है, ये कभी नहीं भूलता है, ठीक है। तो करंट में रखेगा या एंशिएंट में रखेगा, रखेगा जरूर।
तो वर्ष 2021 में कौन सा खिलाड़ी ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है खेला है? तो ये विराट कोहली होगा, आई होप, है ना, विराट कोहली होगा, है ना। अगर आपने क्या इसका आंसर लगाया है मुझे बताइएगा, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन विराट कोहली होगी, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, हाँ विराट कोहली होगा, राइट, 100%। एक प्रश्न आएगा, विद्युत चुंबक का निर्माण किससे किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का निर्माण में वहां पे नरम लोहा ऑप्शन में नहीं दिया गया था, खाली लोहा दिया गया था, लोहा ही मार के आना था, क्योंकि विद्युत चुंबक कई प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी होते हैं, अस्थायी चुंबक होते हैं आपका, और एक होता है अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है आप इस्पात का प्रयोग करते हैं, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है आप लोहा का प्रयोग करते हैं। चुंबक के गुण कैसे कम होती है? ताप बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ने से चुंबकत्व तो घटती है, या ऊंचाई से गिराने पर भी घटती है, किसी हैवी मेटल से पीटने से भी चुंबक की चुंबकत्व घटती है। इसके बाद चुंबक के जो चुंबकत्व होता है सेंटर में चुंबकत्व नहीं होता है ना। उसके बाद जो स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में आके जो है स्टडी होता है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय रेखा एक दूसरे को नहीं काटते हैं कभी, तो ये बात सब इनके जो प्रॉपर्टी है यह ध्यान रखना है। इसका मात्रक टेस्ला होता है या वेबर मीटर होता है, तो ये बात सब ध्यान रखना है आपको चुंबक के रिगार्ड में। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? पहले शिफ्ट से थोड़ा सा घुमाया, ठीक है, तो वहां पे जो अंग्रेजी में लिख दिया था शायद, हाँ अंग्रेजी में लिखा था ऑप्शन के अनुसार, और यहाँ पे मेयर लिख दिया था, तो मेयर होगा, ठीक है। और यही चीज जब महाराष्ट्र में आ जाता है ना तो इसे ही महापौर बोलते हैं, जो है ना, विधायक वगैरह को। यहाँ पे एक अलग प्रश्न आया था कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी यदि फोकस दूरी 0.3 मीटर और वस्तु की दूरी 0.4 मीटर है। अब अवतल लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही, तो यहाँ साइन माइनस हो जाएगा। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब मैं आपने को बताया है कि अवतल लेंस की वही प्रॉपर्टीज होगी जो आपके उत्तल दर्पण के होंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में जो साइन चेंज वाली प्रॉपर्टीज है ना, सेम ही होगा। फर्क क्या है? तो फर्क इतना है कि उत्तल लेंस में, अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस में भी आपको फोकस दूरी निगेटिव ही लेना पड़ेगा। अवतल लेंस में खाली फोकस दूरी की जो उल्टा है, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल लेंस में आपको फोकस दूरी निगेटिव लेना पड़ेगा। बाद बाकी वही साइन, जैसे साइन उसमें चेंज होता है उत्तल दर्पण में, वैसा ही रखना है। तो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। इसी को तीनों को रख के आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा। मैं सब दिन आपके भरोसे ही छोड़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे रियल में जो है पढ़ने आते हैं या फिर कुछ ऐसे ही आते हैं देखने, है ना, अपना आंसर मिलाने। आंसर मिलाना एक अलग बात है, अगर आपको एग्जाम देना है तो आपसे मैं इसलिए बनवा रहा हूँ कि ताकि आप एक दो बार इस सूत्र से थोड़ा परिचित हो जाओ, ठीक है, ताकि एग्जाम के अंदर जो है अनमना सा ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिर से साइन बता दिया है। इसमें अवतल लेंस है तो उत्तल दर्पण के जैसा होगा, लेकिन फोकस दूरी निगेटिव होगा। अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी निगेटिव होता है। उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। वस्तु की दूरी, कोई भी लेंस हो कोई भी दर्पण हो, निगेटिव होता है वस्तु की दूरी। जो प्रतिबिंब की दूरी है उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होता है, अवतल दर्पण में जब वास्तविक बनेगा तो निगेटिव है, जब काल्पनिक बनेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, अवतल लेंस तो उत्तल दर्पण के भांति काम करेगा, और जो आपका उत्तल लेंस होता है वो अवतल दर्पण के भांति काम करता है, लेकिन फोकस दूरी में चेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मैं बता दिया कि भाई अवतल लेंस है तो आपको फोकस दूरी निगेटिव ले लेना है। इसके बाद आपका प्रतिबिंब की दूरी जो है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही लेता है, चाहे कुछ रहने दो। अब प्रतिबिंब की दूरी कैसा लेना है, अवतल लेंस है ना, तो आपको जो है पॉजिटिव लेना है उत्तल दर्पण के जैसा। तो अब यहाँ से मुझे ये क्वेश्चन का मान सॉल्व करके ये मान रख के बताइएगा कितना हुआ, ठीक है। मैं जवाब दे दूंगा सही है ये क्या है। एक प्रश्न पूछा गया था 284 किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब जो साइंस से पढ़े हैं वो तो इनको एक सेकेंड भी नहीं लगा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, मान लीजिए किसी तत्व की परमाणु क्रमांक जो है 10 है परमाणु क्रमांक किसी चीज की, मान लीजिए, ठीक है, 10 है परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉन की संख्या पहले 10 होगी। बारीकी से समझ लीजिए, प्रोटॉन की संख्या 10 होगी। जितने ही प्रोटॉन की संख्या होती है वही इसी को परमाणु क्रमांक बोलते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो यही द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। तो ये सब हो गए तो बात की बात। अब मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा हूँ, ये क्या होता है कि मान लीजिए किसी तत्व की परमाणु क्रमांक आपका 10 दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 होगा। यहाँ पे 10 इंड हो गए, 2 2 4 और 2 6 4 10, यहीं पे इंड हो गए भैया, यहीं पे इंड हो गए 10 यहीं पे इंड हो गए, तो यहीं तक होगा। 1s2 2s2 2p6 हो गए 10, ठीक है। तो अभी कितना है ये, तो जितना ये रहता है यही परमाणु क्रमांक है, तो 8 2 10 4 14 परमाणु क्रमांक आपका सिलिकॉन का होता है ना। और सिलिकॉन जो है आपका जो उपधातु है, क्या है ये, अधातु भी नहीं है, ये उपधातु है।
उपधातु, जिसे अर्धचालक भी कहते हैं। और ये जो है आपका चिप वगैरह बनाने में इसकी मदद होती है। जैसे चिप वगैरह बनते हैं ना, ऐसी चिप वगैरह, ऐसी चिप जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं जिसमें अपन गाना भरते हैं ना, तो ये जो है आपका चिप वगैरह बनाने में काम आता है। भारत का सिलिकॉन वैली जो है ये आपका बेंगलोर में स्थित है। इसके अलावा सिलिकॉन जो है, सोलर का जो पैनल आपने देखा होगा गांव घर में, सोलर लाइट आजकल लगा दिया गया मुखिया जी के द्वारा, तो उसमें भी यूज होता है। इसके बाद आईसी चिप के आविष्कारक भी कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, तो जैक किल्बी होता है। जैक किल्बी जो है आपका आईसी चिप के आविष्कारक है। साथ ही साथ आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था आईसी चिप का प्रयोग। पहला वाले में वैक्यूम किया गया था, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी दुनिया चल रही है। चलते हैं आगे। यहाँ पे ये बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। एक और लिख के बता दूं तो आप समझ जाओगे। मान लीजिए किसी का जो है 15 है, मान लीजिए सपोज, है ना, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना। अब कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12, अब कितना बचा 3, 3p3। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे कि फरवरी 2022 में देश की बेरोजगारी दर कितनी थी। बेरोजगारी दर से 3 दिन क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक दिन हरियाणा के बेरोजगारी दर पूछा गया था कि कोविड-19 के बाद सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में बढ़ी, तो हरियाणा में। ठीक है, ये पूछा गया था। एक दिन सेम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 21 में पूछा गया था। ठीक है, एक दिन पूछा गया बेरोजगारी को रिलेट करके, जनगणना 2011 के अनुसार देश की बेरोजगारी दर क्या है। यहाँ पे आज पूछा गया था कि 2022 फरवरी के अनुसार देश में बेरोजगारी दर क्या है। अब ये इसलिए पूछा गया है कि फरवरी 2022 जो है रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दर लाया है। यहाँ पे आपको करीब 1.5 साल में ऐसी बेरोजगारी दर नहीं हुई थी, तो यहाँ पे 7.7 बेरोजगारी दर हो गया है। 7 से 7.7, 7.8 भी लिखता है कहीं कहीं, तो देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन बीच में रहा होगा 7.5 से लेकर 7.8 तक आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, हाँ, बेरोजगारी दर कौन नियंत्रित करता है भाई, कौन अनुमान लगाता है इंडिया में, तो नीति आयोग लगाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब नीति आयोग के अध्यक्ष तो जानते हैं पीएम होता है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, और जो सीओई है परमेश्वरम है ना। एक प्रश्न आया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या सही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में प्रश्न आया था, ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं प्रकाश संश्लेषण समझाता हूं। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन के समय हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन के समय हो सकती है। एक बात तो तय है कि वन लाइनर क्वेश्चन जो है, जो खाली वन लाइनर के भरोसे ही है, उसका जो है इस बार के एग्जाम जो ग्रुप डी की हो रही है उसमें थोड़ी सी मुझे कहीं कमी दिख रही है। जो आदमी जो सब्जेक्टिव टाइप का बुक पढ़ा है उसको ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ अधिकांश क्वेश्चन जो है इनमें से क्या सत्य नहीं है, इनमें से कौन एक नहीं है, इस प्रकार का पूछा जा रहा है। इस प्रकार का पैटर्न जो है पहले कमीशन में फॉलो होता था, लेकिन क्या दिन आ गए हैं कि अब ग्रुप डी में भी पूछे जा रहे हैं। जय हो। एक यहाँ पे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में क्या कब क्या होता है, तो सिर्फ दिन में होता है। इसके लिए सूरज की प्रकाश बहुत जरूरी है, इसलिए रात में नहीं होता है। कहने का मतलब यही है। क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए। क्लोरोफिल में जो है Mg धातु, मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए जो सांस के लेने के लिए यूज करता है, और जल चाहिए, इसी का विघटन होता है जिससे हमें ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और हमें ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। और पौधे को क्या मिलता है, पौधे को मिल जाता है इस प्रोसेस से, उनके लिए पोषक तत्व मिल जाता है। यही पोषक तत्व को कौन फैलाता है, फ्लोएम फैलाता है। हाँ, रंध्र को कभी नहीं भूलना है, कभी भी छपते ही रहते हैं। रंध्र जो है स्टोमेटा, इसी से पौधे अपना गैस का आदान प्रदान करता है, शोषण की क्रिया भी करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इसे स्टोमेटा कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रार्थना समाज के अध्यक्ष कौन थे। अब प्रार्थना समाज के संस्थापक कहिए या प्रथम अध्यक्ष कहिए, आत्माराम पांडुरंग ही है। अब सिंपल सी बात है कि आपने आज एक बहुत बड़ा दुकान खोला और अभी आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज ही आप अध्यक्ष तो आप ही रहेंगे ना। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा घुमाया था, यहाँ पे अध्यक्ष लिख के दिया था, तो ये आत्माराम पांडुरंग ही है। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी देश की राजभाषा किस अनुच्छेद में बताया। इससे पहले वाले आर्टिकल में बताया था मैंने एनालिसिस में, और रोज लगभग बता ही देता हूं जब भी भाषा का जिक्र आता है, मौखिक चाहे ऐसे ही लिखित रूप से। तो अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि हिंदी भाषा का तो लिपि देवनागरी है, आपका जो है उर्दू भाषा कभी भी छप जाए तो मान लीजिए इसकी लिपि पूछे तो इसकी लिपि आपका खरोष्टी है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नहीं है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। राष्ट्रीय राजभाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में है। और उसके बाद 6 शास्त्रीय भाषा है, कौन कौन सा है, तमिलनाडु का तमिल है, फिर तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश का है,
ठीक है, और क्या है, मलयालम है, मलयालम कहाँ का है भाई, केरल का है। उसके बाद कन्नड़ है, कन्नड़ कहाँ का है, कर्नाटक का है। ओडिसी है, उड़ीसा का। और संस्कृत है। तो इतने सारे भाषा जो है संस्कृत भाषा है। शास्त्रीय नृत्य भी आपको ध्यान रखना चाहिए, पता नहीं कब मूड फिर जाए और कब जो है पूछना स्टार्ट कर दे। तो ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। ये सब शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी नहीं है, माफ कीजिएगा, कथक है। इस प्रकार की शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ये सतरिया शास्त्रीय नृत्य है जो असम की है, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ ओम के नियम वाला आज क्वेश्चन प्राप्त नहीं हो पाए, तो ऐसी बात नहीं है कि इसे भूल जाना है। ओम का नियम भी बराबर आया, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। और इस पर न्यूमेरिकल लगातार बनाते रहना है आपको, और प्रैक्टिस रोजाना करना है। पीडीएफ लेके जो है देखना जरूर है, और जितना हो सके कूल रहा कीजिए। एग्जाम का जो है प्रेशर लेंगे तो जो है बनी बात बिगड़ जाती है। इसीलिए आप प्रेशर में नहीं, एकदम कूल रहा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत कम आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अटेंडेंसी अभी तक जो है 70% नहीं पहुंचा, अभी तक नहीं। जितने दिन भी एग्जाम हुआ अभी तक 70% अटेंडेंसी नहीं हुआ। जितने भी लोग बात करते हैं सब बोलते हैं 30% था, 14 को जगह था तो 7 को बैठे थे हम, 33 को का जगह था तो 13 को बैठे थे हम। तो इससे लगता है कि अगर आपने 50 से 60 नंबर भी अच्छे से कर लिए ना, कम से कम 65 नंबर कर लिए तो पक्का, 65 नंबर कर लिए तो पक्का। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।